आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के एक बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणुकता किसे कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालना आप सीख जाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, एक एक करके हम कंसेप्ट को सीखेंगे। फिर इसके बाद मेरे भाई जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ठीक है, यही तो मैं यहाँ पे लिखा हूं मेरे भाई कि किसी यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, अणु शब्द का नाम हमारे डिमेक्रिटस साहब ने दिया था। अणु जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, अणु ही हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से सिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्लास को पूरी ध्यान से देखनी है। यकीन मानो मेरे भाई यहां से आप ढेर सारे नॉलेज लेके जाओगे। ध्यान से देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं मेरे भाई कि हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक लोहा है। ठीक है, लोहा, फेरम, आयरन, रसायन विज्ञान में से फेरम कहते हैं। लोहा एक क्या है, लोहा एक तत्व है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक लोहा है। ठीक है, और लोहा एक क्या है मेरे भाई, तत्व है। ये हमारे पास एक लोहा है, लोहा एक क्या है, तत्व है। इस लोहे का जो सबसे छोटा भाग होगा, एक भाग, वो सबसे छोटा भाग होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और यही भाग हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु। बात समझ में आ रही है? परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये हमारे पास है, मान लेते हैं नमक। मेरे भाई नमक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नमक क्या होता है, एक यौगिक होता है। यौगिक क्यों होता है? क्योंकि वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यौगिक में मैं क्या ले लेता हूं, मान लेते हैं नमक ले लेता हूं। नमक क्या है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर क्या बनता है, नमक बनता है। मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारा क्या है, नमक है। ठीक है, इस नमक में ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। इस नमक का जो सबसे छोटा भाग होगा, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, उस भाग को मेरे भाई निकाल दो, एक भाग को, एक सबसे छोटे भाग को। तो ये जो सबसे छोटा भाग होगा ना, ये अणु कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो मेरे भाई आपको ये चीज समझना है कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। पहले आप लिख लीजिए मेरे भाई मेरे संग आप लोग कि अणु शब्द का जो नाम है किसने दिया था। तो अणु शब्द का नाम डिमेक्रिटस ने दिया था। ठीक है, परीक्षाओं में बहुत बार मेरे भाई पूछा गया, इसे स्टार बना लेना। ठीक है, देखिए ये परमाणु क्या होता है, परमाणु बाल के मोटाई का 1000वां भाग होता है। बाल के मोटाई का, लंबाई का नहीं मेरे भाई, बाल का जितना मोटाई होता है ना उसका 1000वां भाग, मोटाई का 1000वां भाग, इतना पतला होता है मेरे भाई परमाणु। 1000वां नहीं, 10,000वां। ठीक है, सोच लीजिए एक बाल के मोटाई का 10,000वां भाग ये हमारा परमाणु होता है, और ये हमारा अणु होता है। ठीक है, अणु के बारे में 2-3 चीज जानकारी यहाँ पे लिखिएगा, जो आपके PYQ माने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए। ठीक है, तो अणु कैसे होते हैं, अणु स्थायी होते हैं। ठीक है, अणु कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अणु कहाँ भाग लेते हैं, यही अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यही अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, एक और पॉइंट आप लोग लिखिएगा मेरे भाई, अणु स्थायी होते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और एक और पॉइंट है, ठीक है, अणु का निर्माण होता है दो परमाणुओं के योग से, अणु का निर्माण होता है। जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, दो परमाणुओं के योग से, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, योग से अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ऐसे लिख लेना, एक परमाणु प्लस एक तत्व का परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट यदि याद रहेगा मेरे भाई, तो आप मेरे भाई कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहोगे कि मेरे भाई अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, अम्ल क्षार लवण पढ़ते हैं, धातु अधातु पढ़ते हैं, कार्बन के यौगिक पढ़ते हैं, है ना, हमारे चैप्टर्स में, हमारे सिलेबस में। क्लास 10th के 12th में भी है हमारे पास वैद्युत रसायन। ठीक है, विलयन है चैप्टर पहला। तो हम कई सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये कंसेप्ट है, ये तरीका है।
बस अब 5-6-7 लेक्चर यदि आप देख लेते हो ना तो केमिस्ट्री आपसे प्यार हो जाएगा। आप केमिस्ट्री के एक एक नस को जानोगे कि नहीं वास्तव में केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, मैं आपको वही उतना ही बता रहा हूं जितना से आपका हर एक PYQ, हर एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन नंबर मिल जाए। ठीक है, वही तक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसमें मतलब हो सकता है कोई लोग इसमें महारत हासिल किए हो तो उनको यहाँ से ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मैं हर एक चीज को समझाते हुए यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, ठीक है, ये जो कंसेप्ट सीख लिया ना, समझो उसे केमिस्ट्री में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के तत्व को ले लेता हूं, एक और हाइड्रोजन के तत्व ले लेता हूं, दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के अणु बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। देखिए ये हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोजन है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। एक हाइड्रोजन क्या है तो हमारा क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो आप सभी को पता है क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। आप सभी को पता है कि नहीं मेरे भाई? यौगिक कहते हैं। तो ये जो H2 है ये हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यदि H रहेगा तो ये तत्व होगा, लेकिन यदि H2 रहेगा तो यौगिक रहेगा। मेरे भाई ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे H2 दे दिया तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अरे यस या नो बोलो तो मेरे भाई, कुछ तो आपको समझ में आ रहा है। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि 2 परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु कहलाते हैं। इस हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण, इस हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण, यदि दोनों कण आपस में मिल जाएंगे तो इस हाइड्रोजन गैस का, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन गैस है मेरे भाई, इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस कहेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोजन गैस का ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको अलग अलग एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई, मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है? सोडियम है, और ये हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। दोनों का आपस में मिला दो, दोनों की संयोजकता 1-1 है, एक की प्लस है एक की माइनस है, इसलिए आपस में मिल जाएंगे। इसलिए बनाने के बाद क्या बनाएंगे? NaCl। इसी को कहते हैं हम लोग नमक कहते हैं। अरे 3 ही तो फार्मूला हम लोग को याद होते हैं, NaCl, H2, H2O और CO2। तो देखिए ये सोडियम क्या है मेरे? तत्व है। क्लोरीन भी क्या है? तत्व है। इन दोनों तत्वों के मिलने से हमारा क्या बन गया? यौगिक बन गया। ठीक है, यौगिक बन गया। हाँ या ना मेरे भाई? इस तत्व का जो सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। बोलो। और इस तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और इसके बाद क्या बन गया हमारे पास मेरे भाई? इस यौगिक का सबसे छोटा कण अणु बन गया। मतलब हम कह सकते हैं मेरे भाई, यहां पे सीखिएगा मेरे भाई, सोडियम का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है, क्लोरीन का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है। दोनों परमाणुओं के योग से हमारा क्या बना है? अणु बना है। ठीक है, मतलब इस नमक का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो 2 परमाणुओं के योग से हमारे अणु का निर्माण होता है, 2 परमाणुओं के योग से अणु का निर्माण होता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। यही अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये अणु स्थायी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अणु क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यही सहसंयोजक बंध बनाने का भी कार्य करते हैं। तो इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि अणु के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा मेरे भाई, अणु के प्रकार। अणु के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम लोग कहते हैं सम अणु। ठीक है, या कहीं कहीं आपको समरूप अणु भी दिया रहेगा। समरूप अणु, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं विषम अणु। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं विषम अणु। ठीक है, या इसको कहते हैं विषम रूप अणु। विषम रूप अणु। अब यहां पे देखिए क्या सम अणु है, क्या विषम अणु है। ठीक है, एक ही तत्व से जो अणु निर्माण होते हैं इन्हें तत्वों के अणु कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो अणु बनते हैं उसे सम अणु कहते हैं। अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम विषम अणु कहते हैं। ठीक है, बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे ध्यान से देखिए, सम अणु में मेरे भाई लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना। जैसे में क्या हो गया? H2, O2, N2, सल्फर, etc इत्यादि। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने। अरे मेरे भाई यदि आप ऑक्सीजन का लोगे तो एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलके क्या बने, O2। तो ये क्या है मेरे भाई, परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, मिलके क्या बना दिए, ऑक्सीजन का अणु बना दिए। तो कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, समअणु कहते हैं। याद रहे मेरे भाई, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर यदि अणु का निर्माण होता है उसे हम समअणु कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए मेरे भाई, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं H2O, CO2, NH4, ATC इत्यादि। कोई एक सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। आते हैं इस जल को बनाकर दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं जल। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कहते हैं अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम जल का निर्माण करके दिखाते हैं। जल के निर्माण में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का अणु होता है, उसके बाद एक ऑक्सीजन का अणु होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। 2:1 में यदि ये मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है H2O। 2:1 में मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, H2O। H2O यानी क्या बन गया मेरे भाई, जल बन गया। तो हाइड्रोजन एक क्या है मेरे भाई, तत्व है। इस तत्व का क्या है, परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व, इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे मेरे भाई, परमाणु कहेंगे। ठीक है, इन दोनों परमाणुओं के योग से हमारे पास क्या बन गया, जल का एक अणु बन गया। बन गया कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरे भाई, अलग अलग परमाणुओं से, ये हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ये ऑक्सीजन अलग परमाणु है, अलग अलग परमाणुओं से मेरे भाई अणु का निर्माण होता है, उसे हम विषम अणु कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से यदि किसी अणु का निर्माण होता है उसे हम समअणु कहते हैं। तो दो कंसेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक है इसे तत्वों का अणु भी कहते हैं, इसे यौगिकों का भी अणु कहते हैं। दोनों बात को मेरे भाई आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने यौगिकों, बड़े अणु को हम लोग क्या कहते हैं, समअणु कहते हैं या समरूप अणु कहते हैं। ठीक है, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने अणु को हम लोग क्या कहते हैं, विषम अणु कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आप यहां तक सीख लिए तो बोलो मेरे भाई हाँ, हमने यहां तक सीख लिया। अब मैं अगली चीज आपको सिखाऊंगा कि परमाणुकता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए परमाणुकता किसे कहते हैं, यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं परमाणुकता किसे कहते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि परमाणुकता किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ज्यादातर हमारे रासायनिक अभिक्रिया में इसी चीज का उपयोग किया जाता है संतुलित करने के लिए। ठीक है, देखिए परमाणुकता का मतलब होता है कि किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या को गिनना ही परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, परमाणुकता को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस के बाहरी अष्टक पूरे होते हैं। मैं आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो वहां पे अक्रिय गैस को आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए पहले ये देख लीजिए, परमाणुकता को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। किसी भी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अणु। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं परमाणुकता, परमाणुकता। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा कि इसकी परमाणुकता कितनी होती है। जैसे ठीक है, देखिए अब इसकी परमाणुकता कैसे निकाली जाती है ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था ऊपर ही मेरे भाई, देखिए कि मैं लिखा हूं किसी भी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या परमाणुकता कहलाती है। मतलब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, इसलिए कितना लिखेंगे, इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2 परमाणुकता हो गई। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो कितनी परमाणुकता हो गई, 2 हो गई। आसान है कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया। ऑक्सीजन की कितनी परमाणुकता हो गई, 2 हो गई, बोलोगे हाँ भैया। सल्फर की कितनी परमाणुकता हो गई, 8 हो गई। आसान है कि नहीं मेरे भाई। इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 4 और 1 5 और ये 2 7। मेरे भाई फिर से देखो, 4 1 5 2 7, टोटल परमाणुकता कितनी हो गई, 7 हो गई। इसकी परमाणुकता कितनी होगी, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1 परमाणु मिलके कितना होगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो है ना ये आसान, है ना आसान, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आसान लग रहा है। कुछ आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं अणु और यहाँ पे लिख देता हूं परमाणुकता। इस अणुओं की परमाणुकता कितनी होगी। ठीक है, देखिए सीखिए मेरे भाई, जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब तक केमिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे सीखने का काम करना है आपको। जैसे मैं आपके सामने लिखाता हूं चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या आता है, C11 H22O11। ठीक, इसकी परमाणुकता आप निकाल के दिखा दो। मैं आपसे कहता हूं ग्लूकोज, मैं आपसे क्या कहता हूं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा ऐसे लिख देता हूं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक है, चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना, और यहां पे लिख देता हूं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैं आपके सामने लिख देता हूं चूना पत्थर, जिसे संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर, CaCO3 कहते हैं। ठीक है, इसका आप निकाल के दिखाइए, थोड़े बड़े हैं लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, हाँ, एक सबसे बड़ा लिख देता हूं फिटकरी का, फिटकरी का, फिटकरी का क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस 24H2O, इसका निकाल के दिखाइए मेरे भाई। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जानोगे कैसे कि परमाणुकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इतना बहुत है आप लोग को सीखने के लिए। देखिए चीनी की परमाणुकता कितनी है, 11, 22, 33, 11, 44, टोटल कितनी हो जाएगी, 44। ठीक है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 12, 6, 18, 18, 6 कितना होगा, 24। कितनी परमाणुकता हो गई, 24 होगी। इसकी परमाणुकता कितनी है, देखो यहां से, कैल्शियम का 1, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन ये 1 1 मिलके कितना होगा, 2, 2 का गुणा भी करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे 1 परमाणुकता, यहाँ पे 1 परमाणुकता, 2 हो गया, और 2 दूना के 4, 4 एक कितना हो गया, 5, तो इसका परमाणुकता कितना होगा, 5। इसका परमाणुकता 1 1, टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। ठीक है, इसकी परमाणुकता 3, एक 4 कार्बन की और एक कैल्शियम की 5, टोटल परमाणुकता कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिटकरी का कितना होगा, तो 2, सल्फर का एक 3, 3 4 7, 7 2 9, तो यहां तक मेरे भाई कितना हो गया, 9। यहां पे देखिए इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2 एक 3, 24 3 72, कितनी परमाणुकता हो गई, 72। अब यहां पे देखिए SO4 का थ्राइस, तो यहां पे सल्फर कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 1 5, 5 3 15, तीनों को जोड़ दो, 5 2 7, 7 9 7 16। ठीक है, 7 1 8, 8 1 9, टोटल परमाणुकता कितनी हो गई, 96 हो गई। तो ये मेरे भाई क्या है, किसी भी अणु में परमाणुओं की संख्या निकालना। आसान लग रहा है कि नहीं मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। हाँ, और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो एकदम छोटी छोटी चीज आपको बस मेरे भाई ध्यान देनी है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन नंबर लेके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देखिए कुछ और कंसेप्ट है उसको भी सीखिए। जैसे देखिए यदि मेरे भाई आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, यदि आपके सामने ऐसा लिखा हो H2O, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, तो आप ऐसे कहना मेरे भाई कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ पे परमाणु आप कहोगे। ठीक है, ये परमाणु कहोगे, क्या कहोगे, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं प्लस ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब बात आपको समझ में आई, क्लियर क्रिस्टल हुआ। देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो कहोगे भैया 1 कार्बन का परमाणु है, 1 कार्बन का परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया मेरे भाई, एक यदि बात की जाए तो 1 कार्बन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन का परमाणु, यदि टोटल की बात की जाए तो वहां पे अणु कहेंगे। यदि इसका टोटल का बात की जाए तो हम कहेंगे 1 हाइड्रोजन का अणु कहेंगे, 1 अणु कहेंगे। लेकिन यदि हाइड्रोजन की बात की जाए तो वहां पे कहेंगे 1 हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है। और यदि टोटल की बात की जाए तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन का, मतलब जल का 1 अणु। ठीक है, देखिए उसी तरह आप बनाइए मेरे भाई, उसी तरह आप बनाइए। ठीक है, उसी तरह आप बनाइए NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका कितना होता है, ठीक है ये खाने का सोडा है, इसको कहते हैं खाना का सोडा, ऐसे आप लिख लेना, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर। तो इसमें कितना है, सोडियम का 1 परमाणु, 1 सोडियम का परमाणु है। ठीक है, अब बनाइए मेरे भाई, 1 हाइड्रोजन का परमाणु है, मैं आपको अभी दूंगा, 1 हाइड्रोजन का परमाणु है, और उसके बाद मेरे भाई 3 क्या है, 1 कार्बन का परमाणु है। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई 3 क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यदि मैं आपसे कहूं
कि आप मुझे निकाल के दिखाइए CaCO3 का, ठीक है, आप मुझे निकाल के दिखाइए NaCl का, ठीक है, आप मुझे निकाल के दिखाइए C6H12O6 का, चीनी ग्लूकोज का, आप मुझे चीनी का दिखाइए C6H22, ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का। आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, NH4Cl, 9 सादर इसको कहते हैं, इसको निकाल के दिखाइए। कुछ ऐसे में आपको यौगिक दिया हूं, इसको आपको क्या करना है, परमाणुकता निकाल के दिखानी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कंसेप्ट हमने सीख लिया। हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि अणु है, अणु कितने प्रकार के होते हैं, हमने परमाणु के बारे में सीखा, सबकी परिभाषा के बारे में सीखा, तब तो यौगिक किसे कहते हैं ये भी हमने सीखा। हमने ये सीखा कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, और ये जैसे हम कोई यौगिक लिखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एन के आगे लगा हुआ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हम सीखे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया अब हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अब हम सीखेंगे कि अणु भार कैसे निकाले जाते हैं, यानी एटॉमिक मास किसे निकाले जाते हैं, परमाणु भार कैसे निकाले जाते हैं, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, उसे भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए हेडिंग लगाइए अणु भार, अणु भार इसको कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, एटॉमिक मास, अणु भार, या इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होता है। एक तत्व में जितने भी परमाणु भार होते हैं, एक तत्व का जितना भी परमाणु भार होता है वही हमारा अणु भार कहलाता है। एक तत्व का जितना भी परमाणु भार होता है वही हमारा अणु भार कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो अणु भार होता है ना, इसको व्यक्त करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट या इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 चीज है, आप इसे मेरे संग लिखिएगा, बहुत आसान चीज है, ताकि आपके पास ये रहेगा तो आपको ये देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे संग मेरे भाई लिखिए कि अणु भार की परिभाषा क्या होती है, अणु भार कैसे कहते किसको है। तो एक तत्व के परमाणु भार को, एक तत्व के परमाणु भार को अणु भार कहते हैं, ठीक है। और इसे एटॉमिक, इसे एएमयू से प्रदर्शित करते हैं, एएमयू, इसका मतलब होता है एटॉमिक। आपने नाम सुना होगा एएमयू किसे कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? एग्जांपल से आप सीखिए कैसे आप लिखते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखिए। हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1, ऑक्सीजन का क्या होता है 0,8,16। तो आगे वाला इसका परमाणु क्रमांक होता है, पीछे वाला इसका परमाणु भार होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा 1 यूनिट, ऑक्सीजन का यहां बीच में ऑक्सीजन होगा, नीचे 8 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा 16U। तो U का मतलब हो गया मेरे भाई, ऐसे आपको कहीं लिखा होगा कि 1U 16U, तो इसका मतलब हो गया कि ये है जो ये हाइड्रोजन का भार है। कितना है मेरे भाई? हाइड्रोजन का अणु भार है, ठीक है। और ये 16U लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का भार है, ऑक्सीजन का भार है। दोनों बात समझ में आई? अगर U लिखा हुआ है पीछे तो इसका मतलब यह है, अगर तत्व दिया है इसका U लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का भार है। यदि U लिखा है तो ये क्या है, हाइड्रोजन का भार है। क्लियर हो गया? देखिए अब हम कुछ बेसिक साधारण तत्वों के जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं उसके हम अणु भार को निकालते हैं, और यहाँ पे सीखते हैं कैसे अणु भार निकाले जाते हैं, ठीक है। सीखिए मेरे भाई, यहां से आप लोग ढेर सारी चीज सीखोगे मेरे भाई, एक एक चीज आप सीख जाओगे यहाँ से, ठीक है। अभी तो मैं सिलेबस स्टार्ट नहीं किया हूं, जब सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से आपको एक एक कंसेप्ट को बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, किस तरीके के एग्जाम में आपको पेपर देना, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है मेरे भाई कि आप लोग को क्या चाहिए होता है, ठीक है। आपको चाहिए होता है कि समझ में भी आ जाए, कंसेप्ट भी मिल जाए, और मेरे पास एक नोट्स हो ताकि मैं उसे बेहतरीन याद करके अपने एग्जाम में 100% नंबर लेके आऊं। तो वो मैं आपको प्रयास करूंगा कि वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आपको दिखाते हुए रहूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले तत्व से, सबका हम अणु भार निकालते हैं, टोटल 5-7 है। जैसे देखिए हम लोग पहला निकालते हैं जल का, H2O। कैसे अणु भार निकाली जाती है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1 होता है। तो
तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो यहां पे किसका गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16, ठीक है। और कितना यूनिट है, कितना यूनिट है मेरे भाई 1 यूनिट है, तो इसमें कितना यूनिट का गुणा करेंगे 1 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसका हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 16 1 कम 16 और 16 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ठीक। दूसरा हमारे पास है नमक, नमक सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। हम लोग उपयोग किए जाने वाला नाम ही लिखते हैं, नाम उसको हम इस तरह याद भी कर लेंगे, बोलते बोलते याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। देखो 11 सोडियम 23, और क्लोरीन का कितना होता है 17, क्लोरीन 35.5 इसका परमाणु भार होता है। देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, कितना है 1 है तो 1 का गुना करेंगे, ठीक है। प्लस क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5 गुणे कितना क्लोरीन है 1 क्लोरीन है तो 1 का गुना कर देंगे। तो ये मेरे भाई कितना होगा 23 प्लस 35.5, तो 5 3 8 3 2 5 58.5 मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। देखिए सीखिए यहाँ पे मेरे भाई ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। मैं आपको मेरे भाई लिखवाते लिखवाते आपको मेरे भाई यहाँ पे समझा दूंगा कि किसके क्या क्या फार्मूला होते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, कितना कार्बन है मेरे भाई 6। हाइड्रोजन का मेरे भाई परमाणु भार आप लोग लिख लेना, ठीक है। 20 तक आपको लिखना, गूगल पे सर्च करोगे, कहीं भी सर्च करोगे, छाप छाप के आते हैं मेरे भाई परमाणु भार, कहीं से भी आप लिख लेना। 20 आपको याद होने चाहिए सिलेबस में आपके 20 ही तक, ठीक है। 12th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक सिलेबस में 20 तक आपको याद रखना है, ठीक है। तो 12 कार्बन के परमाणु भार हो गए अच्छे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 12 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और कितना है 6 है। गुना कर दो, 12 6 कितना होता है 72, 12 1 कम 12, 16 6 96, जोड़ दो 6 2 8 2 10, हाथ में आया 1, 9 7 16 1 17, हाथ में आया कितना 18। तो टोटल ग्लूकोज का कितना होता है परमाणु भार 180 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का कितना होता है मेरे भाई 180 होता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा है कली चूना, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। कली चूना इसको हम क्या कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं, या इसी को कहते हैं बिना बूझा चूना। अब ध्यान से देखिए, बिना बूझा चूना इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसमें जल नहीं है, ठीक है। इसका परमाणु भार निकाल के, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40, तो 40 कितना कैल्शियम है मेरे भाई 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 1 है। अब इसको मेरे भाई जोड़ दो, 40 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नोट करिए, मैं आपको अभी 2-3 और दे रहा हूं, वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा कि कितना होता है, ठीक है। पहले से नोट करिए, देखिए सीखिए मेरे भाई, यहां से आप लोग सीखेंगे तो ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा। अगला देखिए, अगला आप लोग लिखिए मेरे भाई नौसादर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। इसका अणु भार आप लोग निकाल के दिखाइए। नेक्स्ट देखिए नौसादर हो गया। एक लाल दवा लिखिए, लाल दवा KMNO4, इसको हम कहते हैं लाल दवा, ठीक है। एक लाल दवा का निकाल के दिखाइए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज का निकालिए, ग्लूकोज का निकालिए, ठीक है। ग्लूकोज का निकालिए, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का कितना होता है C6H12O6, तीनों का निकाल के दिखाइए मेरे भाई, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार कितना होता है 14, कितना नाइट्रोजन है 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितना क्रमांक है 4। क्लोरीन का 17, क्लोरीन 35.5, परमाणु भार कितना होता है 35.5, कितना है मेरे भाई 1 है। जोड़ दो, 14 1 कम 14, 4 1 कम 4, 35.5 1 कम 35.5, जोड़ दो 14 4 18, 18 में 35 जोड़ दो मेरे भाई, ऐसे जोड़ दो आप लोग, 8 5 13, 3 1 4 और 5, कितना हो गया मेरे भाई 53.5 हो गया।
नेक्स्ट देखिए लाल दवा, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं। पोटेशियम 19 गुना के 40 लगभग दूने के ही बराबर होता है, या हम इसको मान सकते हैं मेरे भाई पोटेशियम का एग्जैक्ट वैल्यू 39 होता है इसका परमाणु भार। एमएन का मेरे भाई कितना होता है 55 होता है, ठीक है। मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 चौके कितना होगा मेरे भाई 64। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। देखिए ये मैग्नीज कितना होता है 25 होता है, तो दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 इसका परमाणु क्रमांक है, 55 इसका परमाणु भार है, ठीक है। तो 39 प्लस 55 प्लस 16 चौके 64, जोड़ दो मेरे भाई। 9 5 14, 15 16 17 18, एक आया, 6 5 11, 12 13 14 15, 158 आएगा पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। ग्लूकोज का निकाल के दिखाओ मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखना। ग्लूकोज का कितना होता है मेरे भाई, कार्बन कितना है 6, कार्बन का परमाणु भार 12 गुणे 6, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो 12 6 72, 12 1 कम 12, 16 6 के 96, जोड़ दो इसको हमने निकाल चुका था, अभी हमने पिछली बार इसको निकाल चुका था, ठीक है। इसको हमने अभी निकाल दिया है मेरे भाई, इसकी आप लोग ध्यान में दीजिए, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज की जगह आप चीनी का निकाल के दिखा दो। चीनी का क्या होता है मेरे भाई अभी हमने इसको निकाल दिया था, ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको निकाल दिया था, ठीक है। चीनी C11 H22O11, ये किसका है, चीनी का है, ठीक है। देखिए तो कार्बन का कितना होता है मेरे भाई 12 गुणे 11, हाइड्रोजन का 1 गुणे 22, ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे भाई 16 गुणे 11, गुना कर दो, 12 में 12 1 कम 12, 12 कम 12 13 हो जाएगा, ठीक है। 22 से कम कितना हो जाएगा 22, 16 कम 16, 16 कम 16 17, ठीक है। ध्यान से देखिए जोड़ दीजिए, 6 2 8 2 10, 7 2 9 10 11 12, 1 13, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा जोड़ने पर 330 हो जाएगा। ये चीनी का परमाणु भार है, ठीक है। समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। अब देखो मैं आपको कुछ और दे रहा हूं, जैसे CO2 का निकाल के दिखाओ, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। आप मेरे भाई मीथेन का निकाल के दिखा दो, CH4 कहते हैं इसको, ठीक है। CH4 कहते हैं इसको, मेथेन कहते हैं, मेथेन, मेथाइल अलग होता है, मेथिन अलग होता है, मेथाइन अलग होता है, मेथेन अलग होता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का आपको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन का आपको पता है, तो आप अपने से प्रैक्टिस करके दिखाओ, ठीक है। देखिए इसका मेरे भाई होगा, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 8, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई 16, कितना ऑक्सीजन है 2 है, जोड़ दो, 16 दूना के 32, 32 12 कितना होगा 44। मीथेन का कितना होगा मेरे भाई, कार्बन का कितना होगा 12, कितना कार्बन है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 1 गुने कितना कर दोगे 4, और 12 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। परीक्षा में 2 और बेहतरीन चीज पूछे जाते हैं, एक जिप्सम का पूछा जाता है आपसे, और एक आपसे पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एक जिप्सम का, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, ये पूछा जाता है अणु भार, इसलिए इसको मेरे भाई ध्यान से देखना। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 चीज पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों चीज को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई, फिर मैं आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखिए आप लोग मेरे भाई, जिप्सम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको जब अम्ल क्षार और लवण पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इनटू 2H2O, डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब होता है 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट दोनों कहते हैं, हाफ H2O। इसको जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलाया जाता है जिप्सम को, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त होता है। मैं आपको अभिक्रिया करके सिखाऊंगा उस टाइम पे, तो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए इसका परमाणु भार निकालना है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 40 परमाणु भार, कितना कैल्शियम है 1, सल्फर 16 दूना के कितना होता है 32, कितना सल्फर है 1, ऑक्सीजन का 8 दूना के 16 परमाणु भार होता है, कितना ऑक्सीजन है 4 है। जहां भी डाटा है मेरे भाई वहां प्लस लिख देना, ठीक है। ये 2 है, H2O का हमने निकाल चुका था, H2O का कितना होता है 18, जोड़ दो मेरे भाई,
40, 32, 64, 36, जोड़ दो। 6 4 10 2 12, एक आया। 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, जोड़ लेना मेरे भाई। 6 4 10 2 12, हाथ में है 1, 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 होगा, 172 होगा, ठीक है, कितना होगा, 172 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए मेरे भाई कितना होगा। कैल्शियम का कितना होगा, 40 होगा परमाणु भार, कैल्शियम का परमाणु भार 40। सल्फर का कितना होगा मेरे भाई, 32, एक सल्फर है तो एक बार। ऑक्सीजन कितना है, 16, 16 चौके कितना होगा, 64, प्लस ये हाफ का मतलब हाफ लिख देंगे, H2O, H2O का कितना होता है मेरे भाई, 18 होता है। काट दो मेरे भाई, 2 9 18, जोड़ दो मेरे भाई। 40, 32, 64, 9, 9 4 13 14 15, हाथ में है 1, 6 3 9 9 4 13 1 14, 145। तो ये मेरे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये हमारा क्या है, जिप्सम का। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। टूटी हुई हड्डियों में इसका उपयोग करते हैं, और घर में जो पुट्टी उट्टी होते हैं वहां पे इसका उपयोग करते हैं। शुरू में ये सॉफ्ट होते हैं, बाद में जैसे जैसे ये हवा की नमी पाते हैं वैसे वैसे ये कठोर बन जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पुट्टी मराती है शुरू में एकदम प्लेन होती है, एकदम कोमल होती है, लेकिन जैसे ही वो सूख जाती है उसके बाद वो कठोर हो जाती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण है। फिर जिप्सम के बारे में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई आपको ये कैसी क्लास लगी, आपको कितना समझ में आया। मैं देखो मेरे भाई आपको पूरा योगदान दिया हूं, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश किया हूं कि अणु परमाणु। देखो पहले आपका जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको कंप्लीट एकदम केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पे कहोगे भैया कि यहाँ से आप, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आपको पढ़ने से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। आप अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर लेके आओगे। मेहनत आपको करनी होगी मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा, बस आपको मेहनत करनी है। ध्यान से पढ़ते हुए रहना। जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, सेवा समाप्त।